हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, है ना। और उसी को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझ लो, क्योंकि हम यही सब प्रॉपर्टीज आगे यूज करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट एक ओपन करने का तरीका जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था वो मेथड तो है ही, लेकिन वो मेथड आपको पता है कि कितना कैलकुलेटिव है ना। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बनाई है, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको ओपन करेंगे और फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो डायरेक्टली उसको ओपन मत करो, है ना, क्योंकि डायरेक्टली ओपन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और कभी कभी इतना ज्यादा कैलकुलेशन होता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है ना। जो आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करने के लिए दिया होगा वो चीज आपको कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले ट्राई करेंगे कि उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। और जितना क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई होगा उतना अच्छे तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी था, ये देख लो, फिर से लिखो मत, आपके कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बस आप देखते जाओ कि पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज मतलब कि हम कंप्लीटली सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। और सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया, ए और उसका ट्रांसपोज निकालना, है ना। तो अगर आप कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए और अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो ए ट्रांसपोज होगा। ये दोनों तो इक्वल होगा नहीं, है ना, लेकिन इन दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, है ना। ये प्रॉपर्टी यही बोलता है और लास्ट क्लास में मैंने इसका प्रूफ भी आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है तो अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो दोनों वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें मैक्सिमम टाइम पे अप्लाई करना है, बोल रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रोज एंड कॉलम इज जीरो, ठीक है। एवरी एलिमेंट, अगर किसी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका स्टार्टिंग वाला पहला रो जीरो है और ये बाकी वाला एलिमेंट कुछ भी हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एक रो अगर आपको जीरो दिख जाए, वैसे ही एक कॉलम अगर कहीं आपको कंप्लीटली जीरो दिख जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली कितनी लिखोगे, जीरो लिखोगे, है ना। क्योंकि हमने पहले भी बताया था आपको कि आपको डिटर्मिनेंट किसके अबाउट ओपन करना होता है, हमेशा उस रो या कॉलम के अबाउट ओपन करते हैं जहां पे आपको क्या हो जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मिले, है ना। तो मैक्सिमम नंबर जीरो मिलने से फायदा क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन काफी कम हो जाएगा, है ना। बाकी कुछ टर्म आपका जीरो हो जाएगा और आप जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बोल रहा है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को, ठीक है, रो को रो में इंटरचेंज करना है, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करना है, कभी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। पहला वाला जो प्रॉपर्टी है ये रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ट्रांसपोज बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बोल रहे हैं कि एनी टू रोज, ठीक है, और एनी टू कॉलम, ठीक है। कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो, ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये सब डिटर्मिनेंट में, ठीक है, मैट्रिक्स में ये सब नहीं है, मैट्रिक्स में ये इस टाइप का कोई भी चेंज करोगे मैट्रिक्स आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है इस टाइप से 3x3 का मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है, ठीक है। अगर आप इस दोनों को इंटरचेंज करते हो, ठीक है, अगर आप इस दोनों को इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज करने का मतलब कि ये जो पूरा रो है, ये पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम को मैं यहां पे लिखूंगा और इस पूरे कॉलम के एलिमेंट को यहां पे लिखूंगा, तो आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो कितना इंटरचेंज हुआ, वन इंटरचेंज, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर ऑड, लास्ट क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया भी था आपको, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज में क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज में, है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक बार चेंज करोगे तो साइन चेंज होता है, दो बार इंटरचेंज करोगे तो फिर से एक और माइनस साइन आएगा,
और फिर मिलके वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हर एक एक इंटरचेंज पे जितना आप इंटरचेंज करोगे एक एक माइनस साइन आपके पास आते जाएगा। तो जब भी आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा ना। ओरिजिनली जो आपका डिटर्मिनेंट था इंटरचेंज करने के बाद उसमें बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है, कोई उसमें चेंज नहीं होता, ना ही वैल्यू पे कोई चेंज होता है ना ही साइन पे कोई चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें ध्यान रखना है कि कहां पे उसने थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लो, आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और आप देखना है इसमें कि अगर किसी भी दो रो या कॉलम, मान लो कि ये कॉलम मैंने चूज कर लिया, तो ये कॉलम और ये कॉलम में जो एलिमेंट है ना, यहां पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट यहां पे भी है, यहां पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट यहां पे भी है, यहां जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट यहां भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, है ना। लास्ट क्लास में मैंने इसका प्रूफ भी आपको दिया था, तो लास्ट कॉपी में आप देख लेना, इसका प्रूफ भी आपके पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर दो आइडेंटिकल आपको रोज या कॉलम दिख जाए तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 लिखोगे, है ना। तो आपको कैलकुलेशन एक्चुअली में नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन से बचने का कुछ कुछ तरीका है। एक और प्रॉपर्टी था कि ये बोल रहा है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, किसी k से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाता है आपका, k से मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक है। और इसी चीज को मैंने दूसरे टर्म में आपको ये बताया था कि अगर आप जैसे मैट्रिक्स में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है ना। हर एक एलिमेंट में क्या होता है, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ किसी एक रो, आप ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा रो चूज करना चाह रहे हो, ठीक है। ये 2 जो है, ये 2 किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि उस रो के हर एक एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज देखना। और सेम चीज आप कॉलम में भी कर सकते हो, तो इसी 2 को आप किसी एक कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि आपको यहां पे ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट में तो वो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होता है, सबसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। जबकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, याद होगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन भी निकालना है तो एक बार में आप क्या करोगे, एक ही रो या कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। सेम इसी का रिवर्स वाला पार्ट है। तो ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको करके बताया था और दिखाया था। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में देखी थी। 2 प्रॉपर्टी और है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, तो आपको प्रॉपर्टी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6th प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 6th प्रॉपर्टी देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। बोल रहा है कि इफ, लिख लो पहले फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ सम और all elements, if sum or all elements of a row or column, if a row or column of a determinant are expressed as sum of
सम ऑफ 2 और मोर, है ना, 2 या 2 से ज्यादा में हो सकता है, मोर टर्म्स देन determinant can be, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। ठीक है, यहां पे देखो 2-3 बातें ध्यान रखना। सम ऑफ एक रो या कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है, कोई एक रो या कॉलम अगर सम के फॉर्म में लिखा रहे, ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जांपल से। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, यहां पे मैं डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स ले रहा हूं, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पहला वाला रो है, इस पहले वाले रो में यहां पे कुछ टर्म एडेड है, ठीक है, यानी आपका जो पहला रो है वो क्या है, A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस, यानी ये कंप्लीट एक टर्म है ना। तो देखो यही बोल रहा है कि सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, अभी मैंने किस में सिर्फ किस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ, रो में सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कोई एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, तो यहां पे देखो 2 टर्म्स में ये क्या लिखा हुआ है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 टर्म्स में लिखा हुआ है ना। तो यहां पे 2 टर्म्स के सम में लिखा हुआ है, ऐसे ही लैम्डा 3 भी हो सकता है इस टाइप से। तो अभी मैं उस ज्यादा पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एक ही 2 टर्म पे ही जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो 2 टर्म जो यहां पे एलिमेंट है वो 2 टर्म के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, A1 प्लस लैम्डा 1, है ना। और ये किस वाले टर्म में लिखा हुआ है, इस तरफ से देखो रो में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने रो में आपको बताया, सेम तरीके से कॉलम में भी लिखा हो सकता है। तो बोल रहा है कि इस चीज को आप 2 डिटर्मिनेंट के टर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो 2 डिटर्मिनेंट के टर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा, तो यहां पे आप इसको 2 डिटर्मिनेंट के टर्म में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स में जो एडिशन होता था और डिटर्मिनेंट में कैसे एडिशन होता है, इन दोनों चीज पे आप ध्यान देना, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको याद होगा कि हर एक एलिमेंट क्या होता था, हर एक एलिमेंट आपका एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से ऐड होता था, लेकिन यहां पे एक रो या एक कॉलम ही ऐड हो पाता है एक टाइम पे, ठीक है। तो पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा, पहला वाला जो डिटर्मिनेंट होगा, वहां पे आप कौन सा एलिमेंट लोगे, ये वाला, है ना, प्लस के लेफ्ट साइड वाला आप ले लो एक, ठीक है, ये वाला, ठीक ना, ये वाला। और दूसरे वाले में हम कौन सा लेंगे, दूसरे वाला जो डिटर्मिनेंट है, दूसरे वाले में मैं ये सेकेंड वाला लूंगा। तो एक एलिमेंट तो ये वाला होगा और बाकी सारा एलिमेंट ये वाला होगा, ठीक है। तो आपको रेड और ब्लू का टर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस वाले में, रेड वाले में मैं रेड वाला एलिमेंट भरूंगा। तो यहां पे पहला एलिमेंट क्या होगा, A1 B1 C1, ये दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, इस दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाला पार्ट देखो, इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नीचे वाले में सब में मैं सेम लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसमें भी देखो नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। फर्क सिर्फ ऊपर वाले में पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में पहला वाला एलिमेंट में लिखूंगा सबका, है ना, तो A1 A2 A3, और सेकेंड वाले में इसी एडिशन का जो सेकेंड वाला टर्म है, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर कोई डिटर्मिनेंट में रो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में, है ना, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स में आप ये चीज ध्यान रखना, है ना। डिटर्मिनेंट्स में जब आप ऐड करते हो तो हर एक एलिमेंट को ऐड कर देते हो, लेकिन मैट्रिक्स में जब आप ऐड करते हैं तो क्या होता है ना, सॉरी,
मैट्रिक्स में जब ऐड करते हैं तो हर एक एलिमेंट दूसरे के सारे एलिमेंट से ऐड होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में एक रो एक टाइम पे ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि सेम टाइप का एक्सप्रेशन अगर कॉलम के टर्म में होता है, ठीक है, A1, मान लो मैं फिर से इसी टाइप का एक एलिमेंट ले रहा हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पे कोई एक λ1 λ2 λ3 मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको भी आप क्या कर सकते हो, देखो दो डिटर्मिनेंट के टर्म में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो पहले वाले में कौन सा लेंगे, देखो इस दोनों पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, इस दोनों कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है ना। तो हम सिर्फ किसके अबाउट ब्रेक कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम के अबाउट, है ना। तो देखो इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस दोनों को मैं डायरेक्टली सेम उसी तरीके से लिख दे रहा हूं, बाकी वाले पार्ट में मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम बाजू सेकेंड कॉलम वाला पहला एलिमेंट क्या आएगा, ये वाला पार्ट है ना, प्लस के इस तरफ वाला। तो प्लस के इस तरफ वाला लिखोगे तो क्या होगा, A2 B2 C2, और इस वाले में क्या आ जाएगा, λ1 λ2 λ3। तो इस तरीके से बोल रहा है कि आप रो और कॉलम में क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो क्या किया मैंने, समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको कि क्या हुआ, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप डिटर्मिनेंट में इस तरीके से आपको ऐड करना पड़े, है ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे इस वही लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस क्या हो सकती है उस पर डिपेंड करता है ना। तो अगर लैम्डा माइनस होगा तो उस तरफ हम माइनस ले लेंगे, बीच में एडिशन में ही लेकिन रखना है। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, और इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड पे, है ना, एक और प्रॉपर्टी है, सेम इसी टाइप का प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक और प्रॉपर्टी बना है, सेवेंथ प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। इसको देख लो ये क्या बोलता है। ठीक है, पहले लिख लो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है इफ, ये प्रॉपर्टी बस लिख लो पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, if to each element of any row or column, if each element of any row or column of a determinant the equimultiples of, ठीक है, द इक्विमल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, इन सारे वर्ड का मतलब मैं अभी बताता हूं आपको। इक्विमल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रोज और कॉलम, corresponding elements of other rows or columns, है ना, column are added then the value of determinants remains same। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग काफी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम टाइम पे यूज करना पड़ेगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट का, है ना, रो और कॉलम आप चूज कर लो, उस रो, है ना, रो या कॉलम मतलब दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग, रो को रो में ऐड करेंगे और कॉलम को कॉलम में करेंगे। ठीक है, बोल रहा है इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रोज। ठीक है, दूसरे रोज के हर एक एलिमेंट को आप सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दूसरे रो के
हर एक एलिमेंट को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। इक्वी मल्टीपल्स मतलब क्या हो गया कि सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, और उसको मल्टीप्लाई करके आप पहले वाले रो में ऐड कर दोगे, है ना, तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इस चीज को अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं, देखो तो सिंबॉलिकली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सिंबल के फॉर्म में देखो, अगर आप, मेरे पास कोई ith रो है, ठीक है, ith रो में मैं क्या कर रहा हूं, कोई हमारे पास jth रो है, jth रो में मैं k से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, यानी इस वाले को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, ये वाला रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और सेम टाइप का आप रो कॉलम में भी कर सकते हो, है ना। r मतलब क्या हो गया रो, और c मतलब क्या हो गया कॉलम। तो ith रो में मैं क्या कर रहा हूं, jth रो में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके उसको मैं ith कॉलम में ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, इस टाइप का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इस टाइप का कोई भी चीज आप अप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी आपकी। कैसे नहीं होगा, एक बार हम इसको वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं कि कैसे चेंज नहीं, क्यों चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, मैट्रिक्स ले रहा हूं, किसी ने मुझे एक मैट्रिक्स डेल्टा मैंने ले लिया। ठीक है, डेल्टा देखो मैं इस टाइप का मैट्रिक्स ले रहा हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ये ले लिया। ठीक है, और देखो इसी टाइप का मैं एक ऑपरेशन यहां पे ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे एक डेल्टा 2 बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा 2 मान ले रहा हूं मैं इसको, और डेल्टा 2 में मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा R1 है, ठीक है, जो मेरा R1 है, मैं यहां पे कौन सा किस टाइप का ऑपरेशन लगाऊंगा, और क्या करूंगा, मैं R1 को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, R1 में मैं मान लो कोई कांस्टेंट k से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लो R3 में, है ना। तो देखो यहां पे I था, यहां पे J था। ठीक है, तो अलग अलग रो में हमें ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने इस रो को चूज किया। ठीक है, और इस रो में मैं इस रो को ऐड करूंगा k से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मतलब और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो देखो पहला वाला एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, A1 प्लस k टाइम्स B3 होगा क्या, और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ किस में चेंज किया है, R1 में चेंज किया है। ठीक है, वैसे ही दूसरा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, B1 प्लस k टाइम्स B3, है ना, सॉरी यहां पे A3 होगा, है ना, A3, और ये वाला B2 और B3 आपका सेम रहेगा, है कि नहीं। वैसे ही थर्ड वाला क्या हो जाएगा, C1 प्लस k टाइम्स C3, और ये C2 और C3 आपका सेम रहेगा। ये समझ में आया क्या, ये देखो, ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये ऑपरेशन कैसे लगाया और ये वाला कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूं, है ना। तो आपको क्या करना है कि आप कोई सा भी एक रो चूज कर लो या कॉलम भी चूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता, रो सेम टाइप का ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं भी कॉलम में भी लगा के आपको दिखा दूंगा। तो ये देखो रो 1 में ये बोल रहा है कि रो 1 को आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, रो 3 में, ये मेरा रो 3 है और ये मेरा रो 1 है। ठीक है, तो रो 3 में आपने k से मल्टीप्लाई करके उसको रो 1 में ऐड कर दिया। ठीक ना, तो रो 1 में ऐड करोगे तो आपको इस टाइप का टर्म मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है ना, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट एक्चुअली में सेम है। ठीक है, आपको ये अलग अलग दिख तो रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो सॉल्व करोगे तो ये बोल रहा है कि दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। और सेम कैसे मिलेगी, इस चीज को हम एक बार वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं, है ना। आपको याद होगा कि जस्ट इसके पीछे वाला प्रॉपर्टी, जस्ट इसके ऊपर वाला जो 6th प्रॉपर्टी था, उसमें हमने किया था कि अगर एक रो या कॉलम में अगर किसी कांस्टेंट कोई ऐड, है ना, एडिशन के फॉर्मेट में लिखा रहता है, तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो A1 A2 A3, ये तो समझ में आ रहा है, B1 B2 B3, याद होगा λ1 λ2 λ3 वाला, C1 C2 C3, और बाकी लैम्डा वाला टर्म हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया λ1 λ2 λ3। इसको मैं
दूसरे डिटर्मिनेंट के पहले रो में लिख दूंगा, तो k इंटू A3, k इंटू B3, k इंटू C3, और ये वाला टर्म तो सेम ही हो गया, B2 C2 है ना, A3 B3 C3। क्लियर है यहां तक, है ना। अब देखो इसी को मैं फिर से थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। प्लस यहां पे देखो पहले वाले रो में सब में k कांस्टेंट है कि नहीं, सब में k मल्टीप्लाई हुआ है, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर आपको एक रो से आप कोई कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, तो यहां से मैं k बाहर निकाल सकता हूं क्या, k बाहर निकाल दोगे तो देखो क्या बन जाएगा, क्या बच जाएगा, A3 B3 C3 A2 B2 C2, और थर्ड रो भी आपका A3 B3 C3 हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको यह समझ में आ रहा है क्या, अब आपको यह समझ में आ रहा है क्या कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये वाला रो और ये वाला रो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। और प्रॉपर्टी था हमारे पास कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम सेम होते हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, है ना, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा के ही इक्वल है ना। तो देखो फाइनली आपके पास डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपने जो इस टाइप का ऑपरेशन किया, R1 को आपने क्या रिप्लेस किया, R1 प्लस K टाइम्स R3। तो देखो इससे डिटर्मिनेंट पे के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फायदा क्या हो गया कि आप इस टाइप से कुछ भी ऑपरेशन आप ट्राई कर सकते हो, है ना। आप किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। K की वैल्यू अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो R1 में से R3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अगर K पॉजिटिव ले लोगे, पॉजिटिव 1 ले लोगे तो R1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 हो जाएगा। इसी टाइप से आप इसमें 2-4 ऑपरेशन और कर सकते हो, है ना। लैम्डा टाइम्स R2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये सब इस टाइप का ऑपरेशन जब भी आप लगाओगे डिटर्मिनेंट में, तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ये ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा आपको अभी करके बताऊंगा, है ना, तो ये प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम टाइम पे यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दो टाइप का जो ऑपरेशन है ये लगाने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो एक्चुअली में 5-6 प्रॉपर्टी हैं, बाकी सब रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास, इन सारी प्रॉपर्टी को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। पहली चीज कि जब भी अगर कभी आपको डिटर्मिनेंट को ओपन करने की जरूरत पड़े, ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होगा, है ना, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर पाओ, है ना, लेकिन आपको ट्राई ये करना है मैक्सिमम टाइम पे कि हमारे पास जब भी आपको ओपन करने की जरूरत पड़े डिटर्मिनेंट में, तो आप ट्राई करो कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो या कॉलम किसी रो या कॉलम में आ जाए, है ना। आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं उन सारी प्रॉपर्टी को यूज करके हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ट्राई करना है। ठीक है, या अगर आपको कोई वैल्यू इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रो को सेम करना पड़ेगा या 2 कॉलम को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के दिखा देता हूं कि क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, डेल्टा मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट हमें यहां पे फर्स्ट वाले पार्ट में ये दे दिया है। ठीक है, देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है 1 - 1 4। ठीक है, दूसरा है 2 3 1, और तीसरा है हमारे पास
सॉरी ये वाला ले लो, ये तो इजी सा है, ठीक है, या ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लेते हैं। 1 - 1 4 लिख लो, यही वाला फिर से लिख लो, 2 3 1 या 4 0 0, ठीक है, ये वाला डिटरमिनेंट हमारे पास है। तो अगर हमें ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? पहली चीज तो हमें ये देखना है कि आप ये ट्राई करो कि क्या हम किसी रो या कॉलम से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि अगर आप कुछ कॉमन निकाल पाओगे तो आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, है कि नहीं। तो हम इस चीज को, इस वाले चीज को हम यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले आप देखो, मैं यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं, पहले आप रोज को चेक करते जाओ, क्या किसी इस रो में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। इस रोज में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस रोज में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कॉलम पे आ जाओ, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं है। इसमें कुछ कॉलम दिख रहा है? नहीं है। इसमें कुछ कॉलम दिख रहा है? यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? 4 कॉमन निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो देखो इसी डिटर्मिनेंट को अगर मैं 4 बाहर निकाल लूं तो आपका डिटर्मिनेंट आपका ऐसा कुछ दिखेगा, 2 3 1 1 0 0, है ना। तो देखो अब आपका थोड़ा सा वैल्यू क्या हो गया, आसान हो गया, है ना। बस हम बाद में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने क्वेश्चन को, है कि नहीं। और अब हमें देखना यह है कि क्या हम किसी तरीके से और जीरो कैलकुलेट डिराइव या और जीरो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, है ना। तो देखो अभी आपके पास जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, जो आपके पास थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को ध्यान से देखो, इस कॉलम में ऑलरेडी 2 जीरो आपके पास है ना। अगर थर्ड वाला भी जीरो हो जाता तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती? जीरो हो जाती, है ना। तो हमें सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने थर्ड जीरो नहीं दिया, लेकिन यहां पे मैक्सिमम एक कॉलम में मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 का, तो 2 जीरो ऑलरेडी हो गया है ना। तो जब 2 जीरो आ गया तो हम इसको अब किसके अबाउट ओपन कर सकते हैं? थर्ड कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हैं, है ना। और थर्ड कॉलम के अबाउट ओपन करोगे तो आपके पास ये दोनों पार्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 1 इंटू -1 3 और 4 1, ठीक है। देखो हमारा डायरेक्टली एक लाइन में आंसर आ गया, और ये 4 पहले से मल्टीप्लाई था तो मैंने 4 भी यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट को तो आपको सॉल्व करना आता है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, -1 -12, कितना हो गया, 4 इंटू -13, और कितना हो गया, -52, है ना। तो देखो मैंने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना। यहां पे ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमें यह देखना था कि कौन से रो के अबाउट आप या कौन से कॉलम के अबाउट आप ओपन कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अबाउट भी ओपन कर दो, है ना। आप इस कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकते हो, इसके अबाउट भी कर सकते हो, इस रो के अबाउट भी कर सकते हो, लेकिन चीजें होगा यही कि आप किसी और के अबाउट करोगे तो आपका कैलकुलेशन इतना इजी नहीं दिखेगा, है ना। जैसे आपका 2 लाइन में आंसर आ गया, ये 2 लाइन का आंसर आपको और किसी लाइन में नहीं दिखेगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लो कि हमें ये सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 5, ठीक है, 1 1 4 1 1 4, और यहां पे है -2 -3 और -9। देखो पहली चीज, यहां पे हमें कोई भी जो टर्म है ना, यहां पे देखो कोई भी किसी भी रो या कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है हमारे पास, है कि नहीं। तो पहला काम तो हमारे पास ये होना चाहिए था कि किसी रो या कॉलम में एटलीस्ट 1 जीरो या 2 जीरो तो होना चाहिए था, है ना, ताकि हम उस रो के अबाउट ओपन कर सकें, है ना। तो यहां पे आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हो, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा आपके पास कि अगर आप डायरेक्टली ओपन कर दोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? देखो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। आपको यह भी पता है कि किसी भी 2 रो को आप इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, है कि नहीं, याद होगा आपके पास। किसी भी 2 रो को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो क्या आता है आपके पास, एक नेगेटिव साइन आता है ना। तो वो वाला प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर रहे हैं। जो सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, है ना, सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी रो में, है ना,
किसी भी रो में आप k से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये वाला प्रॉपर्टी मैं यहां पे लगा रहा हूं। और सेम टाइप का ऑपरेशन किसके लिए वैलिड है, कॉलम के लिए भी वैलिड है ना। और हमें पता है कि आप इस टाइप से कुछ भी ऑपरेशन करोगे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं यहां पे देखो ये जो कॉलम है C3, ठीक है, C3 और ये C1, मैं क्या कर रहा हूं कि C1 और C3 को ऐड करके लिख रहा हूं, ठीक है। किसके जगह पे लिखूंगा ऐड करके, C1 के जगह पे मैं C1 प्लस C3 लिखूंगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। जो आपका लास्ट वाला प्रॉपर्टी है उसके लिए ये चीज वैलिड है, इस टाइप का ऑपरेशन वैलिड है। और हमें पता है कि इस टाइप का ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन पे कोई चेंज नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं C1 के जगह पे, इस वाले कॉलम के जगह पे पहला और तीसरे कॉलम को ऐड करके लिखूंगा, है ना। और ऐड करने के यहां पे देखो हमने k की वैल्यू कितनी ले ली है, 1 ले लिया है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो अगर मैं इसको ऐड करके लिखूं तो क्या होगा, अब बताओ कि क्या दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये चेंज सिर्फ किस पे हो रहा है, C1 पे हो रहा है ना। फर्स्ट कॉलम को बस रिप्लेस किया जा रहा है दोनों कॉलम को ऐड करके, है ना। तो जो आपका सेकेंड कॉलम है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो थर्ड कॉलम है उस पे कोई फर्क नहीं करने वाला है। फर्स्ट कॉलम के जगह पे क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होके हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 2 कितना दे देगा, -1। 2 माइनस माइनस 3 कितना दे देगा, है ना, -1, दिख रहा है क्या। और 5 माइनस 9 कितना दे देगा, -4। क्लियर है। तो कैसे मैंने चेंज किया समझ में आ गया। तो रो 1 को मैंने ये चेंज किया और पता है हमें कि ये ऑपरेशन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो हमें यहां पे एक चीज और दिखाई दे रही है ना, यहां पे हमें एक चीज और दिखाई दे रही है कि सेकेंड रो, सॉरी कॉलम में देखो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम, अगर मैं इन दोनों को फिर से ऐड कर देता हूं, ठीक है, C1 को मैं क्या लिख रहा हूं, C1 को मैं फिर से लिख रहा हूं C1 प्लस C2, ठीक है। ये ऑपरेशन आप इस डिटर्मिनेंट में कितनी बार भी लगा सकते हो जब तक आपका मन करे, ठीक है। तो देखो मैं C1 को क्या लिख रहा हूं, C1 प्लस C2। अब बताओ कि क्या C2 और C3 पे कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, बस C1 में चेंज किया है, ठीक ना, ये किया। और देखो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0। क्लियर है। तो देखो मैंने 2 बार ऑपरेशन लगाया और ये चीज हमें मिल गया कि पहला कॉलम देखो यहां पे क्या बन गया, हमारा 0 बन गया। और अगर पहला कॉलम 0 हो जाता है, हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो क्या हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखा, क्या नहीं लिखा, बस हमने प्रॉपर्टी को 2 बार यूज किया, हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, है ना। तो हम कितने कैलकुलेशन से बच गए आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर 0 ही आता, है ना। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा पहले केयरफुल रहना है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। प्रॉपर्टी आप देखो कि कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, है ना। अगर आप लगा पाओगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिखेगा, है ना, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे थर्ड में ले लेता हूं मैं, डेल्टा इक्वल टू 3 1 1 1 3 1, है ना, 1 1 3, ऐसा एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम चेक करें क्या कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, तो हमें दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो कॉमन नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये ट्राई कर सकता हूं, है ना, मैं देखो कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम ये ट्राई कर सकते हैं कि किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हम बना सके कि नहीं। जैसे ऊपर वाले में मैंने एक कॉलम में सब में तीनों जीरो फॉर्म कर दिया था, है ना, तो उस टाइप का यहां पे फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहां पे आपके पास क्या है, इस वाले पार्ट में आपके पास देखो 1 है और यहां पे भी 1 है। अगर मैं इस दोनों रो को, है ना, इस दोनों रो को माइनस कर दूं तो आपका एक 0 बन जाएगा, है ना। तो मैं बस 0 की तरफ जा रहा हूं और मैं कौन सा ऑपरेशन लिखूंगा, मैं R1 को क्या रिप्लेस करूंगा, सॉरी R1 को नहीं, R1 तो 3 है, R2 को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, R2 माइनस R3। K की वैल्यू मैंने
-1 ले लिया, है ना। तो ये मेरा R3 है, ये मेरा R2 है। तो R2 के जगह पे मैं R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा, क्योंकि हमें पता है कि डिटरमिनेंट पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या R1 पे कोई फर्क पड़ेगा? R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 पे बस फर्क पड़ेगा क्योंकि R2 चेंज हो रहा है। R3 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और R2 के जगह पे आप क्या लिखोगे? इसको इसमें से माइनस करके लिखना है। तो पहला एलिमेंट 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये -2 हो गया। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? -2 हो गया, है ना। देखो, अब देखो सेकेंड रो में मुझे क्या दिख गया? 2 कॉमन दिख गया। तो मैं 2 बाहर निकाल लूंगा पहले तो, है ना। तो 3 1 1 0 1 -1 1 1 3। क्लियर है? ये मुझे दिख गया। तो यहां पे मैंने ये चीज कर लिया। अब देखो, और आप क्या क्या कर सकते हो? अगर आप यहां पे देखो, यहां पे इस वाले टाइप में आप रो और कॉलम ऑपरेशन कोई भी एक साथ अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किया। अब देखो, मैं यहां पे कॉलम ऑपरेशन लगा के दिखा रहा हूं, है ना। तो कॉलम में मैं क्या कर रहा हूं? दूसरे कॉलम में थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके लिख रहा हूं, है ना। तो दूसरे कॉलम में C2 + C3 लिखूंगा, ठीक है। तो दूसरे कॉलम में आप चेंज कर रहे हो, तो क्या पहले कॉलम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तीसरे कॉलम पे कोई फर्क पड़ेगा? यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस वाले में क्या हो जाएगा? इस दोनों को ऐड करके लिखना है, इस दोनों को ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो पहला वाला कितना हो जाएगा? 2, ये वाला 0 और ये वाला 4, ठीक है। यहां से देखो 2 मेरा फिर से कॉमन दिख रहा है। इस कॉलम में देखो 2 मेरा कॉमन दिख गया, तो मैं 2 फिर से बाहर निकालूंगा। तो 2 पहले से था, 2 और बाहर में आया, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। देखो 3 0 1, ये 1 0 2 और ये 1 -1 3, ठीक है। अब देखो मेरा यहां पे सेकेंड रो में मेरा 2 0 बन चुका है ना। थर्ड रो में मेरा 2 0 बन चुका है। तो अब मैं और ज्यादा टाइम प्रॉपर्टी लगाने में वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा 2 0 लाना एम था, है ना। मैक्सिमम 0 हमारे पास क्रिएट होना चाहिए था। तो यहां पे मेरे पास आ गया। तो मैं इसी रो के अबाउट अब क्या कर दूंगा? ओपन कर दूंगा। पहले वाले 2 के लिए तो हमें ओपन करने की जरूरत है नहीं, है ना। थर्ड वाले में इस कॉलम के अबाउट बस ओपन होगा। तो क्या लिखेंगे? 4 पहले था हमारे पास, -1 के अबाउट ओपन करेंगे, है ना। और इसका साइन क्या होगा आपका? तो देखो पहले वाले का साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। तो इसका साइन अगर प्लस है तो इसका साइन कितना हो जाएगा? माइनस, है ना। तो यहां पे माइनस माइनस एक और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पे जो डिटरमिनेंट बच गया आपका, कौन कौन सा बच गया? 3 1 1 2। क्लियर है? और देखो यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 4, और ये मल्टीप्लाई होकर 1 दे दिया, और यहां से कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 -1, तो कितना हो गया? 4 × 5 = 20, है ना। तो देखो हमने कितना कम कैलकुलेशन किया, दिख रहा है आपको? हमने कितना कम कैलकुलेशन किया। मैक्सिमम टाइम पे हमने प्रॉपर्टी लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते रहे, है ना। तो यही मेथड आपको भी थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इसमें, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीजें और इस टाइप की चीजें आपको समझ में आएगी कि कैसे हमें ये सब मेथड अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसी में आपके पास एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है। मान लो अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट है 1 1 1, ठीक है, ए बी सी और यहां पे है BCA B + C + A, है ना, और A + B। ऐसा हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो पहला काम आप ये करना है कि आप ये ट्राई करो कि पहले चीज आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो है या नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो डायरेक्टली तो देखो हमारे पास कॉमन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें B + C है, C + A है, A + C है ना। तो डायरेक्टली हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे भी ABC अलग अलग टर्म है, तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पे 1 1 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे देखो, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं, C3 को मैं क्या रिप्लेस कर दूं? C2 + C3, है ना। C3 को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? C2 + C3। क्या रिप्लेस कर दिया? C2 + C3,
है ना। देखो मैंने C3 में बस चेंज किया तो क्या C1 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। C2 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। C3 के जगह पे क्या आ जाएगा? देखो A, B और C तीनों ऐड होके आ जाएगा, दिख रहा है, A प्लस B प्लस C। ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही दिखाई पड़ेगा कि आप इस तरीके का ऑपरेशन कर सकते हो, है ना। तो देखो तीनों थर्ड कॉलम का तीनों एलिमेंट मेरा सेम हो गया, तो यहां से मैं A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल सकता हूं कि नहीं? और A प्लस B प्लस C कॉमन निकालोगे तो आपके पास बच क्या जाएगा? देखो, और यहां पे जब इस पोजीशन पे आप पहुंच गए तो यहां पे देखो दो कॉलम आपका क्या हो गया? सेम हो गया। और दो कॉलम सेम होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो क्या हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, है ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और भी कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा कि कैसे डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, और किस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करना है। आपके एग्जाम्पल में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उस एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस ट्राई करना पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करने के बाद आप एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो 4.2 में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो इसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि कैसे हमें सोचना है, क्या थिंकिंग प्रोसेस हमें रखना है। लेकिन एटलीस्ट जहां जहां पे देखो जिस जिस वाले पार्ट में आपको 0 दिखाई दे रहा है उन सब चीजों में आपको यही सोचना है कि इसमें हम क्या ऑपरेशन ट्राई करें, है ना। क्योंकि जहां पे भी वैल्यू 0 होगी इसका मतलब कहीं ना कहीं दो रो 0 हो रहा होगा, सॉरी दो रो का एलिमेंट सेम हो रहा होगा, है ना। या नहीं तो किसी एक रो या कॉलम का एलिमेंट सारा 0 हो रहा होगा, तभी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है ना। तो उसी थॉट प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है कि जहां पे भी आपको जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास 1 2 3 4 में सब में आपको 0 शो करना है, तो आपको सोचना है कि क्या करना है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर अप टू 5 तक, ठीक है, 5 क्वेश्चन आप ट्राई करना, है ना। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और एग्जांपल लेके बताऊंगा कि एग्जांपल लेके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप का डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ट्राई करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप ट्राई करो, उन सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम पार्ट में आपको 0 प्रूफ करना है ना। तो 0 प्रूफ करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि दो रो हमें किसी तरीके से सेम बनाना है या दो कॉलम सेम बनाना है, या नहीं तो एक कंप्लीट रो का हर एक एलिमेंट को आपको 0 बना देना है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी के बेस पे आपको बस ऑपरेशन, है ना, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है, बस उस वाले पार्ट को आपको सीखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। इसके अलावा आपको मैट्रिक्स का शीट मिल चुका है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की शीट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हो चुका है, अप टू 20, ठीक है, अप टू 20। कोई डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिटरमिनेंट पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।